जी दोस्तों, मैं हूं सुहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंक का क़याम कैसे होता है, बनता कैसे है। मरहला वाइज उसको हमने स्टडी किया, देखा। वो एक फ़र्ज़ी बैंक था, सिर्फ समझने के लिए कि उसका स्ट्रक्चर, उसका इंतज़ामी ढांचा कैसा होता है और वो काम कैसे करता है। आज हम देखेंगे कि हकीकत में एक कमर्शियल बैंक या तिजारती बैंक के क़याम के लिए कम से कम क्या शराइत है, उसके ज़वाबित क्या है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए, कितना रुपया चाहिए एक बैंक बनाने के लिए या और क्या शराइत। तो आज हम उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आने वाली हमारी वीडियोस होंगी तिजारत के बारे में, बैनुल अक़वामी तिजारत, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें सबसे अहम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दरामदाद और बरामदाद होगी कि किस तरह से दरामदाद और बरामदाद की जाती हैं, उसमें कैसे तिजारत होती है। उसमें सबसे अहम अंसर होता है एतमाद, भरोसा। एक शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद है और अपना माल वो बाहर किसी मुल्क में, दुबई में, सूडान में या सिडनी में भेज रहा है, उसको ये कैसे यकीन होगा कि मेरी पेमेंट मुझे मिलेगी। और इसी तरीके से जो सिडनी में या किसी और मुल्क में कोई शख्स पाकिस्तान से माल मंगवा रहा है, उसको ये कैसे यकीन होगा कि मैं जिसकी कीमत अदा कर रहा हूँ वही माल मुझे मिलेगा। इस तरह के और दूसरे बेशुमार इसके अंदर जो लवाजमात हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे। उसके अंदर बहुत अहम मामला होगा ये। तो इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियो उसी के हवाले से होगी, उसके कुछ हिस्से होंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको देखेंगे। इसके अलावा हम ऐसे कारोबार पे भी तवज्जो देंगे जो बग़ैर सरमाए के होते हैं, जिसमें या बहुत कम सरमाए की ज़रूरत होती है या बग़ैर सरमाए के काम किए जाते हैं। अक्सर हमारे अहबाब हमसे पूछते हैं कि हम कैसे ये काम करें, तो उसमें सिर्फ दो शराइत होती हैं, ईमानदारी और मुसलसल मेहनत। अब ईमानदारी और मुसलसल मेहनत से अगर आप ये काम करेंगे तो बग़ैर सरमाए के भी कारोबार किए जा सकते हैं, उसमें भी मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हम उस सिलसिले में देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक की कम से कम शराइत क्या है। तिजारती बैंक के क़याम के लिए कम से कम शराइत और ज़वाबित के सिलसिले में हम सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 का कानून शिक नंबर 27 और बेज़ल कोर प्रिंसिपल नंबर 5। देखिए, बेज़ल कोर प्रिंसिपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक अलहदा से नशिस्त होगी। बेज़ल बेसिकली बेल्जियम का एक शहर है और वहाँ पे कुछ फैसले किए गए दुनिया में बैंकों को यूनिफॉर्म करने के सिलसिले में। फिर उसके स्टेप्स लिए गए जिसके अंदर बेज़ल 1, बेज़ल 2, बेज़ल 3, वो हमें देखना होगा इस सिलसिले में। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के कानून शिक नंबर 27 और बेज़ल कोर प्रिंसिपल नंबर 5 के मुताबिक एक नया तिजारती बैंक अपने क़याम और कारोबारी शुरुआत की इजाज़त मिलने की तारीख से अगले 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, इंदराज होगा। अगर उसको लाइसेंस मिल जाता है, उस लाइसेंस के 2 साल के अंदर अंदर उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना होगा, उसका इंदराज करना होगा। 5 सूरतों में अगर कुछ ज़रूरत है, कुछ मसाइल ऐसे आ गए कि तो इसमें अरसे में कमी बेशी हो सकती है और उसकी इजाज़त ली जाती है और उसमें उसको थोड़ी सी इजाज़त मिल जाती है इस टाइम पीरियड में। इसी तरीके से दूसरी शर्त है कि कम से कम एक बैंक के 50% शेयर्स अवाम में खरीदारी के लिए पेश करने होंगे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शंस। इसके बाद तीसरी शर्त, कारोबार की शुरुआत की इजाज़त मिलने से, इसको हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लाइसेंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके साथ ही किसी भी मकामी बैंक को अपना पेड अप कैपिटल 10 अरब रुपया, अदाशुदा सरमाया 10 अरब रुपया लगाना होगा। जैसा कि सिलसिले में स्टेट बैंक गाहे बगाए वक्तन फवक्तन बताता रहता है, हदायत जारी करता रहता है, लेकिन ये 10 अरब रुपया एक साथ नहीं होता, ये मरहलावार होता है और इसके कुछ मरहले होते हैं और उस मरहलों के साथ साथ ये 10 अरब रुपए का कम से कम पेड अप कैपिटल या अदाशुदा सरमाया
बनाना होता है, लगाना होता है एक बैंक के अंदर उनके मालिकान को। वो मालिकान शेयर होल्डर, स्पॉन्सर डायरेक्टर्स भी हैं और जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन से आवाम से शेयर्स की सूरत में लिया हुआ रुपया भी होता है। अब इसी सिलसिले में हम देखते हैं गैर मुल्की बैंक। अगर कोई गैर मुल्की बैंक लाइसेंस लेता है पाकिस्तान में मकामी सतह पे अपनी ब्रांचेस खोलने के लिए, तो उसको लिए भी जरूरी होगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टेड करवाए और उसका पेड अप कैपिटल या अदाशुदा सरमाया 3 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स या 3 अरब रुपए या इसके मिसावी कोई भी और करेंसी हो, उसके लिए जरूरी होगा। इसी तरीके से अदाशुदा सरमाए की मद में मकामी बैंक के लिए जरूरी होगा कि पहले मरहले में वो अपना अदाशुदा सरमाया या पेड अप कैपिटल 3 अरब रुपए लगाए और उसके लिए उसको 5 ब्रांचों की इजाजत मिलेगी। 5 ब्रांचों की हद तक उसका पेड अप कैपिटल 3 अरब रुपया होगा। दूसरे मरहले में 5 से बढ़कर जब 6 ब्रांचें होंगी और 6 से लेकर 50 ब्रांचों तक, तो मकामी बैंक के लिए जरूरी होगा कि उसका अदाशुदा सरमाया 6 अरब रुपए हो जाए। और इसी तरीके से जब 50 से ज्यादा ब्रांचें होंगी तो उस बैंक का अदाशुदा सरमाया 10 अरब रुपया होगा। यह उसकी 5वीं शर्त होगी। इसी तरीके से कम सरमाए की फराहमी की हद 10% है, जिसको आसानी से हम समझते हैं मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 10% से कम नहीं होगा। अगले मरहले में 7वीं शर्त होगी टोटल अदाशुदा सरमाया उसका कम से कम 20% हिस्सा मालिकान या स्पॉन्सर डायरेक्टर ने अदा करना है। और इसी तरीके से स्पॉन्सर डायरेक्टर्स या उसके मालिकान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी शक्ल में यकीन दहानी कराएंगे, एक एफिडेविट देंगे कि स्टेट बैंक जब भी मुतालबा कहेगा, जब भी हिदायत जारी करेगा कम से कम सरमाए की हद में इजाफे का, तो वो उसको फॉलो करेंगे, उसकी उतनी हद मुकर्रर कर देंगे। इसी तरह से 8वीं शर्त होगी मकामी बैंकों के लिए कि इनके मालिकान या स्पॉन्सर डायरेक्टर्स की तादाद एक बोर्ड में 7 से कम नहीं होगी। इस सिलसिले में अगली शर्त मकामी बैंकों के लिए यह होगी कि मालिकान या स्पॉन्सर डायरेक्टर्स जो अदाशुदा सरमाया या उनका पेड अप कैपिटल कम से कम 3 साल की हद तक मुंजमद रहेगी, वो हद कायम रहेगी। अब उसके बाद उसमें कमी बेशी करनी होगी तो स्टेट बैंक से उसकी इजाजत लेनी होगी। 9वीं शर्त, गैर मुल्की बैंकों को अपना मुनाफा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बाहर ले जाने की इजाजत होगी। जनाब, इसी तरीके से गैर मुल्की बैंक के लिए यह भी जरूरी होगा कि उसका जिस मुल्क से ताल्लुक है, जहां से उसका असल ओरिजिन है, वहां पे उसका पेड अप कैपिटल अदाशुदा सरमाया 5 अरब अमेरिकन डॉलर से किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए। और 10वीं शर्त, जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, कोई किसी भी मुल्की या गैर मुल्की बैंक के सरबराहान, सदूर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट्स के लिए जरूरी होगा कि वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट का इम्तिहान पास करें। ये फिट और प्रॉपर टेस्ट स्टेट बैंक के पास इसका इनेकाद होता है, इसका बंदोबस्त करता है और इस टेस्ट के पास करने के बाद ही वो एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं कि वो किसी बैंक में उनकी तैनाती अमल में आ सके। इसी सिलसिले में 11वीं शर्त ये होगी कि पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी ग्रुप एक से ज्यादा बैंक अपने पास नहीं रख सकता। और इस सिलसिले में 12वीं और आखिरी शर्त ये होगी कि नए बैंक को इजाजत मिलने के बाद फौरी तौर पे 10 ब्रांचें कायम करनी होगी और इसके लिए आखिरी हद, आखिरी तारीख उस साल का 31 दिसंबर, आखिरी दिन 31 दिसंबर से पहले पहले उस नए बैंक को अपनी 10 ब्रांचें मुकम्मल करनी होगी। ये वो 12 शराइत हैं जो कम से कम हैं, ये होगी। इसके बाद ये बैंक कायम हो जाता है। अब इसके बाद सिलसिला आता है कि इस बैंक को चलाना है, इसकी इंतजामिया के लिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फिट एंड प्रॉपर टेस्ट। हम उसको भी देख लें कि फिट एंड प्रॉपर टेस्ट क्या होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जवाबित के मुताबिक फिट एंड प्रॉपर टेस्ट की 4 बुनियादी शराइत हैं, जिसमें पहली बात काबिल भरोसा, दयानतदार और अच्छी साख, इसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड रेपुटेशंस। इसके अंदर उसका एक्सपीरियंस, तजर्बा
और इंतजामी सतह पे उसके काम करने का अरसा, ये दोनों चीजें भी शुमार की जाएंगी। दूसरी शर्त ट्रैक रिकॉर्ड, शानदार माजी। तीसरी शर्त सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, पेचीदा मामलात में काबिल भरोसा और काबिलियत। और चौथी होगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मफादात में तसादुम से बचाव। ये चार काबिलियत का, चार आंसर का किसी भी उस शख्स में होना जरूरी होगा जो ये फिट एंड प्रॉपर टेस्ट देने जा रहा है। अब इनकी थोड़ी सी तफसीलात और देख लेते हैं हम। किसी भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव्स और इंतजामी सतह पे सीनियर मैनेजमेंट, जिसको एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, उनके लिए कम से कम शराइत तय कर दी गई हैं, जैसा कि कम से कम उनकी तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होगी। माजी में किसी भी किस्म की धोखाधड़ी, फ्रॉड या मालियात के मामले में कोई जुर्म या किसी ऐसे मामले में कोई कार्रवाई जो अभी भी चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसी सूरत में फिर वो एलिजिबल हो जाएगा। जाती कारोबार या बैंक के मामलात में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी जिसके सबूत मौजूद हो, बैंक से कर्जा या किसी और लेन देन में नादहिंदगी, डिफॉल्ट, सरकारी महसूलात, टैक्सेस वगैरह की अदायगी में नादहिंदगी या टैक्सेस में कभी उसने चोरी की, कमी की, या किसी ऐसे कारोबारी इदारे से इंतजामी सतह पर ताल्लुक हो जहां पे उसके जहां सरकारी महसूलात की चोरी की जाती है या नादहिंदगी हो। अगर उस इदारे से भी उसका ताल्लुक होगा तो फिर वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट देने के लिए नाअहल होगा। इसी तरीके से उसकी इंतजामी हैसियत में काम करने का कम से कम 5 साल का तजर्बा होना जरूरी है। उम्र की हद कम से कम 40 साल और ज्यादा से ज्यादा 70 साल होगी। और इस सिलसिले में एक और शर्त है कि फिट एंड प्रॉपर टेस्ट देने वाला शख्स किसी कौमी असेंबली या किसी सूबाई असेंबली का रुकनियत या सेनेटर है तो वो भी ये टेस्ट नहीं दे सकता। उसके लिए भी जरूरी होगा कि वो अपनी उस नशिस्त से मुस्ताफी हो जाए। और इस सिलसिले में फिट एंड प्रॉपर टेस्ट देने वाले के लिए लाजमी होगा कि उसका किसी भी किस्म की करेंसी एक्सचेंज कंपनी से ताल्लुक ना हो। वो किसी भी एक्सचेंज कंपनी का डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव या उसका सरबराह ना हो, या उसकी मलकियत में या उसकी फैमिली में किसी मलकियत के साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो। इसी तरीके से वो किसी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर ना हो, उसकी रुकनियत ना हो, किसी कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस से उसका ताल्लुक ना हो, या वो किसी बैंक के लिए कानूनी मुशावरत, लॉ फर्म या इस किस्म की कोई सर्विसेज प्रोवाइड ना कर रहा हो। अगर इनमें से भी कोई एक चीज उसमें साबित होती है तो फिर भी वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट देने के लिए नाअहल हो जाएगा। तो ये हमने चीजें देख ली। फिट एंड प्रॉपर टेस्ट देने के लिए स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक की तरफ से एक खास परफॉर्मा आता है, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन दी जाती है, जिसके बाद ये प्रोसेस होता है और उसको इम्तिहान में पास करना होता है। किसी भी नए बैंक के क़याम के लिए जो दरखास्त दी जाती है, उस दरखास्त की फीस 40 लाख रुपया है। ये 40 लाख रुपए नाकाबिले वापसी होते हैं। अगर नामुकम्मल दरखास्त होगी तो दरखास्त रिजेक्ट हो जाती है या उस पर प्रोसेस नहीं किया जाता किसी वजह से, तो ये 40 लाख रुपए वापस नहीं मिलेंगे। ये बात याद रखें। तो काफ़ी मुनासिब बात हो गई। हम समझ गए मुख्तसरन कि किसी भी बैंक के क़याम के लिए लाजमी शराइत जो स्टेट बैंक की तरफ से हैं वो क्या हैं। अब इसके बाद हमारा अगला मरहला शुरू होगा जो कि तिजारत से मुतालिक होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मुतालिक होगा। और उसको समझने के लिए जैसे कि एक जिम्मेदार है और वो अपनी फसलों के लिए पेस्टिसाइड जैसी अद्वियात खरीदता है, काफ़ी महंगी होती हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मसला है, वो जाली अद्वियात या 2 नंबर अद्वियात का भी है, जिससे उसको काफ़ी नुकसान होना पड़ता है। अगर हम उसको ये समझा दें, उसको ये तालीम दे दें, एजुकेट कर दें कि अगर वो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी फसलों के लिए चाइना से या जर्मनी से वो डायरेक्ट इंपोर्ट करता है, दरामद करता है, तो उसको वो अद्वियात 1/3 कीमत पे पड़ेंगी। कीमत में असली होंगी, फ्रेश होंगी, गारंटेड होंगी। और अगर जो 100 रुपए वो अद्वियात पे खर्च कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसका टोटल खर्चा 35 रुपये।
यकीनन उसका फायदा होगा। हमारा टारगेट यही है कि हम उसको ये बात समझाएं। इसी तरीके से एक किसान है जिसके पास आमों का बाग है और एक आड़त उसको अच्छी कीमत अदा नहीं कर रहा, हम उसको तरीका समझाएंगे बैंकों की मामला से, बैंक में अकाउंट होने से, कि किस तरीके से वो बैरून मुल्क दुबई में, सूडान में या किसी भी जगह पे जहां पे आमों का एक खरीदार मौजूद है और उसको एक अच्छी कीमत देने पे तैयार है, तो वो मराहिल, वो तरीके, वो क्या होंगे जिसके जरिए वो अपने आम डायरेक्ट उनको बेच सकता है अच्छी कीमत पे। और बेशुमार ऐसे मामलात होंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले वीडियोस में, जो एक सीरीज की शक्ल में होंगे। हम उसमें ये सारी चीजें देखेंगे। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफ़िज़।